अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम MGT 101 का मॉड्यूल नंबर 1 जो है उसका जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे, यानी कि मैंने अपने इस चैनल पर MGT के लेक्चर टॉपिक नंबर जो था मॉड्यूल नंबर 1 का 3, 4 जो है वो अपलोड कर दिया था। आज हम जो है 3, 4, 5 मैंने अपलोड कर दिया था। 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हम जो है वो अपलोड करेंगे। थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो लंबा होगा, लेकिन आपका सिलेबस भी हमने कवर करना है। वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि MGT का जो सिलेबस है वो अब जो है पूरा टोटली न्यू सिलेबस आ गया है, जिसकी वजह से आप जो है वो बिल्कुल न्यू लेक्चर लें जो कि अब रिसेंटली अपलोडेड हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने लेक्चर्स को अपडेट जो है वो किया है, अदरवाइज़ यूट्यूब पर ओवरऑल लेक्चर जो है वो पुराने हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस लेक्चर लें, इसी से आपका पेपर जो है वो आएगा। शुरू करते हैं। बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है छठा टॉपिक है। आज हम इसको ओवरऑल जो टॉपिक्स है यानी 6 से लेकर 11 तक उसको पूरा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ड्यूरेशन जो होगा वीडियो का वो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसे पूरा देखें ताकि आपको वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें ताकि आपको जो है मॉड्यूल नंबर 1 की कंप्लीट समझ आ जाए। बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसका मतलब क्या होता है कि आप यूजर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, यानी कि यूजर्स जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक इन्वेस्टर होता है जो कि यूज़ करता है हाउ विल द मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग, यानी इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर अपने बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करता है और अपना बिजनेस वेल इस्टेब्लिश करता है। दूसरा होता है वो ट्रेड कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि उसके सप्लायर के साथ और कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट होता है कि हमने कितनी चीज़ सप्लाई करनी है और हमारे ऐसे कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो डिफरेंट टाइप का जो हमारा जो सामान है वो लेते हैं। फिर लेंडर्स प्रोवाइड ऑफ फाइनेंसेस एज लेंडर्स, इसका मतलब ये होता है कि अब ये लेंडर्स वो प्रोवाइड करते हैं कि आप फाइनेंशियली तौर पर किस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। फिर टैक्सेशन अथॉरिटीज एक्सेस द टैक्स पेएबल, टैक्स का मतलब ये होता है कि अब आपने अपने एक बिजनेस में से कितना जो टैक्स है वो अपना गवर्नमेंट को देना है। एंटिटी का मतलब लोग होता है, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, यानी कि आपकी जितनी सेल होगी उतना पर ईयर आप टैक्स देंगे। फिर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ है, यानी अब आपको मैनेजर और एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी पे करनी है अपने बिजनेस के अंदर, अपने प्रॉफिट के अंदर से ही। फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स एंड एडवाइजर्स होते हैं, यानी कि अब आपको एडवाइस जो दे रहे हैं फॉर देयर क्लाइंट्स, यानी कि अब आपके क्लाइंट ने आपसे एक चीज़ को बाय किया, बाय करने के बाद अब क्या हुआ, अब बाय करने के बाद आपके क्लाइंट आपको मशवरा देने हैं कि आप इस चीज़ को इस तरह नहीं इस तरह बेहतर बना लें ताकि आपके क्लाइंट इससे मजीद बढ़ जाएं। गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्टेड इन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप अपने रिसोर्सेज पर इंटरेस्ट ले सकें। पब्लिक एंटिटी में मेक अ सबसेंटेंशनल कंस्टिट्यूशन टू अ लोकल इकोनॉमी, इसका मतलब होता है कि पब्लिकली आप अपनी चीज़ों को क्या कर सकें, बाय कर सकें। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस हम आगे जाके करेंगे। अब आपने यहाँ ट्रू और फॉल्स बताना है, यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, या अपने जो नोट डाउन है इसको लाजमी कर लें, और इसके हैंड आउट आपको जो है यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि ये सिलेबस बेसिकली ये सिलेबस अभी है जो है अपडेट हुआ है, तो अपडेट होने की वजह से इसको जो रिटन फॉर्म में है वो अभी यूनिवर्सिटी वालों ने नहीं किया, तो आप इसको लाजमी तौर पर देख लें। यहीं से MCQs आते हैं, यहीं से जो क्वेश्चन आंसर है वो आते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म भी यहीं से आती है। इस चीज़ को लाजमी समझ लें। अगर मैं इसको समझाने लग जाऊँगा तो यहाँ पर वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वही है जो हमने टॉपिक नंबर मेरी जो प्रीवियस वीडियो है अगर आपने वो देखी है तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। रिमेंबर ITTR स्टैंड फॉर इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद होंगी तो आपका ऑलमोस्ट 50 to 80% MCQs यहीं से आएंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोड्यूस अ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है ये जनरल पर्पस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है इस पर काम करती है, इसको प्रोड्यूस करती है। और यूजर्स आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अब यूजर्स आपके कंट्री से जो कंट्री से बाहर है वो भी हो सकते हैं, यानी फॉरेन कंट्री के भी हो सकते हैं, और जो इस टाइम पाकिस्तान में आपकी कंट्री में मौजूद है वो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका मतलब क्या है, अंडरलाइंग एक्सेप्शन गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि एक्सेप्शन दैट अ बिजनेस एंटिटी विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर, यानी कि अब आपका कंसर्न ये है कि आपका बिजनेस जो है वो फ्यूचर में किस तरह से सर्विसेज जो है वो दे सकता है। एग्जांपल्स के अंदर बात कर ली जाए तो एग्जांपल ट्रेडिंग लॉसेस बीइंग इनकर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, इसके अलावा हाई फाइनेंशियल रिस्क अराइजिंग फ्रॉम इंक्रीज डेबिट लेवल और aggressive growth strategy not backed by sufficient finance, serious integrations। इसका मतलब ये है ओवरऑल का कि आपके जितने अच्छे कस्टमर्स होंगे, जितनी अच्छी कंसर्निंग होगी, उतना आपका बिजनेस में प्रॉफिट जो है उतना ज़्यादा होगा आपका। और इसके अलावा जो डेबिटर्स होते हैं, डेबिटर्स से मुराद ये होती है जो कि आप डेबिट का मतलब ये होता है जो कि लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ कर रहे हैं, आपका उधार इंक्रीज़ कर रहे हैं,
उनके साथ जो बिजनेस है उसको इतना ज़्यादा ना बनाया जाए ताकि आपको आने वाले जो फ्यूचर है उसमें आपका नुकसान हो सके। ITTRs की बात कर लें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड इफ एंटिटी इज नॉट गोइंग कंसर्न। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है वो जो अप्लाइड है वो नहीं कर सकता जबकि वो एंटिटी के साथ कंसर्न ना हो जाए, यानी एंटिटी के साथ मिल ना जाए। फिर दूसरा ये है कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वुड बी डिफरेंट इफ एंटिटी इज नॉट गोइंग कंसर्न। अब जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है यानी जो रिपोर्ट करने के जो तरीकेकार होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अगर एंटिटी कंसर्न नहीं करता। तो कंसर्निंग बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसकी बात की जाए तो यहाँ पर एक उसने डायग्राम दी हुई है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को बेसिकली दो फॉर्म में जो आ गया है डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिवाइड किया गया। एक है पोर्टेबल फ्यूचर, इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू और फ्रॉम द एंटिटी, यानी आप लोगों से जो आपकी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं आप वहां से क्या करें, आप वहां से बेनिफिट्स ले सकें फ्यूचर के अंदर, यानी आप वहां से प्रॉफिट को अर्न कर सकें। सेकंड जो है दैट इज कॉस्ट और वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी। इसका मतलब यह है कि आने वाला जो फ्यूचर है आप उसके अंदर जो कॉस्ट है उसको या वैल्यू को जो अपनी जो मनी इकोनॉमी है उसको आप इजीली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिजनेस है बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स की सेल्स होती हैं उसके अंदर उतार और चढ़ाव जो है वो आता रहता है, यानी आपको प्रॉफिट और लॉस होता रहता है, या उसकी जो अक्सर औकात इस तरह होता है कि कीमतें बढ़ती जाती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ से कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहां से जाके भी देख सकते हैं कि एसेट ये होता है कि जो इकोनॉमी बेनिफिट्स आपको दे सके। यानी अभी वो बात कर रहा था, अगर इसको तफसील से बात किया जाए तो एसेट्स का मतलब ये है कि अगर आप एक बिजनेस को रन करवा रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर कंप्यूटर आपका बिजनेस है, यानी कंप्यूटर आपको बिजनेस दे रहा है, कंप्यूटर के ऊपर आप बैठ के बिजनेस कर रहे हैं अपना, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंप्यूटर आपका एसेट है। इसी तरह से हमारा जो चेयर टेबल है जहाँ पर बैठकर आप काम कर रहे हैं वो भी हमारे एसेट्स होते हैं। फिर कॉस्ट और वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, इसकी कॉस्ट और इसकी वैल्यू को मेजर इजीली किया जा सकता है, यानी कि अगर एक टेबल है तो टेबल कितने का आता है उसकी कॉस्ट को आप मेजर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आपने एक बिजनेस न्यू खोलना है तो उसकी जितनी भी एसेट्स की कॉस्ट है आप उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ उधार ले रहे हैं। जिस तरह से मैं एक दोस्त के पास अपने गया और मैंने उससे क्या कहा, मैंने कहा कि आप मुझे एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप जो है वो मुझे दे दें और मैं इसकी जो फलां तारीख को आपको इसकी इनकम, इसकी जो पैसे हैं इसकी मैं आपको पे कर दूंगा। तो मैंने उससे लैपटॉप एज अ लाइबिलिटी लिया, यानी मैंने उससे लैपटॉप एज अ उधार लिया। पॉइंट देखें, पोर्टेबल ओवरफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल रिजल्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट फ्रॉम द सेटलमेंट ऑफ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड अमाउंट एट विच द सेटलमेंट विल टेक प्लेस कैन बी मेजर्ड रिलायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आपको लायबिलिटी का मतलब ये है कि आप जो अपनी कॉस्ट है जो आप लोगों को दे रहे हैं उससे आपने जो पैसे को अर्न करना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसा वापस नहीं करते और आपकी रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद वापस कर देते हैं, तो आपको लायबिलिटी के अंदर ज़्यादा यही होता है कि आपको प्रॉफिट के बजाय नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर इनकम की बात की जाए तो इनकम से मुराद ये होती है कि एन इंक्रीजिंग इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रिलेटेड टू एन इंक्रीज इन एन एसेट और डिक्रीज ऑफ अ लायबिलिटी हैज़ अराइसन। वही बात है कि अगर आप अच्छा इनकम, अपनी अच्छी इनकम जो है पर मंथ अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी। यहाँ पर इसने यही लिखा हुआ है डिक्रीज ऑफ अ लायबिलिटी। आप लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे और अब फ्यूचर के अंदर बेनिफिट्स हासिल करने के लिए अपने एसेट्स को, एसेट्स से मुराद जो आप जिस सामान को बाय कर रहे हैं उसको इंक्रीज करेंगे ताकि एक वेल इस्टेब्लिश माहौल पैदा हो और लोग आपकी प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा आएँ। फिर अमाउंट को मेजर किया जाता है रिलायबिलिटी एक्सपेंसेस से। क्या मुराद होती है? एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि जितना एक बिजनेस के अंदर एक्सपेंस है, यानी कि मेरा जो बिजली का बिल है वो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है। इसके अलावा बिजनेस के जो टेलीफोन अगर वहाँ पर लगा हुआ है तो टेलीफोन के अंदर मेरा बिल आ रहा है, इंटरनेट की मुझे अपने बिजनेस के अंदर ज़रूरत हो, तो ये तमाम तर बिलिंग जो सिस्टम है ये तमाम तर मेरे एक्सपेंसेस है मेरे बिजनेस के अंदर। फिर उसके बाद बात की जाए तो ITTRs आगे रिकॉग्निशन मीन्स टू आइडेंटिफाई करेक्ट मेन हेड। रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि आप आइडेंटिफाई कर सके मेन हेड को कि आपका बिजनेस के अंदर ये आपका एसेट है, ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका जो इनकम है या ये आपकी लायबिलिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडेंटिफाई, आपको रिकॉग्निशन आनी चाहिए। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि आपको पहचान आनी चाहिए अपनी चीज़ों की करने की। पहचान का मतलब ये होता है कि आप समझ सकें कि हमारे बिजनेस के अंदर एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी क्या क्या है। फिर रिकॉग्निशन इज डन, जब आप पहचान कर लेंगे क्या है तो ऐड क्लैरिफाइंग चेंज स्टेट इन अकाउंटिंग साइकिल, तब आपको अपनी अकाउंटिंग साइकिल के अंदर जो है बात करनी पड़ेगी कि रिकॉग्निशन इज डन आपकी हो जाएगी रिकॉग्निशन अकाउंटिंग साइकिल के बाद। फिर आगे चलते हैं
55 पे यहाँ पर बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है मेजरमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट आप कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। आगे बात की जाए तो मेजरमेंट बेसिस का मतलब ये है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू क्या हो सकती है, करंट कॉस्ट और रिलायबल करंट वैल्यू क्या हो सकती है। 57 पे बात की जाए अगर तो मेजरमेंट बेसिस की बात करते हैं। मेजरमेंट बेसिस का मतलब ये होता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, करंटली कॉस्ट आपकी कितनी है, नेट रिलीजेबल कॉस्ट कितनी है और प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है इज द मोस्ट कॉमन यूज मेजरेबल बेसिस। अब हिस्ट्रिकल जो कॉस्ट होती है ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज होती है, क्योंकि अगर मैंने एक प्रोडक्ट को सेल करना है तो मैं सबसे पहले प्रोडक्ट की हिस्टोरिकल जो कॉस्ट है उसको देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंप्यूटर को जो है वो सेल करना है, तो मैं कंप्यूटर को सेल करने के लिए पहले दूसरी मार्केट से इसकी वैल्यू को पता करूंगा कि दूसरी मार्केट्स में इसकी वैल्यू कितनी है। अगर बिजनेस इनिशियलाइजेशन पर होगा तो मैं इसको कम करके अपने बिजनेस को वेल एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ITTR इनिशियल मेजरमेंट इज डन एट रिकॉग्निशन। इनिशियल जो मेजरमेंट होती है उसे डन कर दिया जाता है रिकॉग्निशन के वक्त, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इज नीडफुल एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड इन सर्टेन केसेस एट द टाइम ऑफ डी रिकॉग्निशन। यानी जब आप दोबारा से रिकॉग्निशन कर रहे होंगे तब आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि आप अपने रिपोर्टिंग पीरियड को सर्टेन केसेस के अंदर अपने टाइम के अंदर देख सकें। फिर अगला टॉपिक है बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, रीलेवेंस और या मटेरियल की बात करें। अगर मटेरियल की बात करें तो फेथफुल मटेरियल होना चाहिए, यानी आप अपने कंसर्न करें मटेरियल जो है आपका वो आपका जो है बिल्कुल फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हो, यानी कोई 2 नंबर चीज़ आपके बिजनेस के अंदर ना हो। फिर उसके बाद फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपका रेविलेंस, यानी जिसमें आ जाता है कन्फर्मेटरी वैल्यू, प्रोडक्टिव वैल्यू और बोथ। यानी कि अब आपने एक चीज़ को प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने के बाद आपने उसे मार्केट में भेज दिया। मार्केट में भेजने के बाद जो शॉपकीपर होगा एज लाइक एज कि अगर आप एक कंप्यूटर बना रहे हैं तो कंप्यूटर बनाने के बाद जब आप इसे शॉपकीपर के पास भेजेंगे तो आपने उस कंप्यूटर की वैल्यू को प्रोडक्टिव वैल्यू पे सेल किया, यानी आपकी प्रोडक्ट थी 10,000 रुपये, आपने उसे 11,000 रुपये क्या किया, सेल कर दिया। 11,000 रुपये सेल करने के बाद जो शॉपकीपर होगा अपने कस्टमर को वो 12,000 का सेल करेगा। 1,000 प्रॉफिट आपका होगा और 1,000 प्रॉफिट आपका जो शॉपकीपर है उसका होगा। फिर उसके बाद कंप्लीट होना चाहिए, यानी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यूज है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप न्यूट्रल होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम एरर से पाक होनी चाहिए, यानी अगर इसके अंदर कोई भी मसला है तो आप उसे शॉपकीपर तक नहीं लेकर जाएंगे। अगर कोई मसला होगा तो आप जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसका नुकसान हो सकता है। 62 की बात करें तो इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब ये होता है कि कंपैरेबिलिटी। अब आप कंपैरेबल करेंगे, अब कंपैटिबल करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ। यहाँ पर कंपटीशन जो है वो अपीयर हो जाएगा। कंपटीशन से मुराद ये है कि यहाँ कंसिस्टेंसी आ जाएगी। कंसिस्टेंसी से मुराद कि आपकी प्रोडक्ट कितनी देर तक चल सकती है। एज लाइक एज के अगर आप बात करें एक कंप्यूटर की, तो बार बार कंप्यूटर की एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रोडक्ट है। तो कंप्यूटर की अगर आप बनाते हैं, एक कंप्यूटर को बनाने के बाद कंप्यूटर की जो लाइफ होती है, अगर बेहतर से बेहतर कंप्यूटर है तो वो 5 से 6 साल चल सकता है। अगर आप प्रोडक्ट अच्छी देते हैं वहीं पर आप जो है वो बिल्कुल एरर फ्री दे रहे हैं। आपकी जो प्रोडक्ट है, जो रैम है, जो रोम है, हार्ड डिस्क है, SSD है, डिस्प्ले क्वालिटी है, वो मजीद बेहतर है बनिस्बत दूसरी कंपनी से, तो वही कंप्यूटर जिसकी लाइफ 5 से 6 साल है वो 10 से 12 साल आ सकती है। तो वो आपकी जो प्रोडक्ट है कितनी कंसिस्टेंट है, यानी कितनी बेहतर प्रोडक्ट है, तो वो बता रहा है यहाँ पर कि इनहैंसिंग क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर वेरीफाई कर सकते हैं अपनी क्वालिटी को। टाइमलेस होनी चाहिए, यानी टाइमली रिपोर्ट करें। रिलायबल इंफॉर्मेशन, जो यूज़र है आप उसे रिलायबल इंफॉर्मेशन दे सकें। अंडरस्टैंड होनी चाहिए आपकी क्वालिटी। अंडरस्टैंड से हमारा होता है कि रिस्पॉन्सिबल नॉलेज होना चाहिए, यानी आपकी क्वालिटी के अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए आप जो बुक प्रोवाइड करें ताकि यूज़र को इजीली यहाँ पर समझ आ जाए कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किस तरह करना है, इसकी क्या यूज़फुल लाइफ है और कैसे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ मज़ीद इसकी लाइफ को बेहतर करने के लिए। ITTRs वही इंपॉर्टेंट है। ITTRs को आप लाजमन तौर पर याद करेंगे। क्वालिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस क्वालिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोवाइड कर रही होती है, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही प्रोड्यूस करती है एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी इसका मतलब ये है कि जितनी क्वालिटी आपकी बेहतर होगी उतना ही जो आपका मटेरियल है, उतनी जो आपकी इनकम है वो बेहतर हो सकती है।
सेकंड वन, इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ इट्स नॉन डिस्क्लोजर चेंजेस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि इंफॉर्मेशन अगर मटेरियल है तो इसकी जो नॉन डिस्क्लोजर चेंजेस है डिसीजन के अंदर, यूजर के अंदर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर वर्किंग नहीं कर सकती। फिर 64 की बात की जाए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अटेंटिव, यानी कि जब आप जो सुन रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका जो मॉड्यूल नंबर 1 है। मॉड्यूल नंबर 1 को अगर समराइज़ किया जाए तो ये वो चैप्टर्स हैं जो कि मॉड्यूल नंबर 1 से इंपॉर्टेंट MCQs आ सकते हैं। तो आप लाजमी तौर पर ओवरऑल जितने भी जो वीडियोस हैं उनको लाजमी तौर पर कंसर्न करें। आपने मॉड्यूल नंबर 1 में सिर्फ फर्स्ट वीडियो का नहीं देखना। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना अच्छा CGPA गेन करना चाहते हैं तो आप ओवरऑल मॉड्यूल की बात करें और ओवरऑल मॉड्यूल को देखें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो प्रीवियस टॉपिक्स है एज लाइक जिस तरह टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।